बेहिसाब बर्बादी, तबाही आंखों देखी। लैंडस्लाइड का मलबा, बना बांध पर खतरा। दिल्ली, मथुरा, आगरा, खतरा बन रही यमुना। नमस्कार, मैं हूं नगमा। जगह जगह पर बाढ़ से तबाही है, कहीं लैंडस्लाइड है और कहीं दूसरी आफत। तो दिखाएंगे इस बुलेटिन में आपको विस्तार से इन पर खबरें। पहाड़ों का मलबा नीचे गिर रहा है, पहाड़ लगातार टूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह एक के बाद एक लैंडस्लाइड हो रहा है। किन्नौर, शिमला समेत कुछ दूसरे इलाकों से इनकी तस्वीरें सामने आई हैं। किन्नौर में नाथपा डैम के पास एक जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे ये तबाही मच गई है। आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कुदरत का भयावह रूप। पहाड़ों से गिर रहा तबाही का मलबा। बांध के पास बनता खतरा। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और ये मलबा जहां गिर रहा है वहां एक बांध है। तस्वीरें किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 की हैं। यहां मौजूद नाथपा डैम के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद पूरे इलाके में मलबा भर गया है। लैंडस्लाइड का ये वीडियो देखकर ही समझ सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। ये लैंडस्लाइड बताया जा रहा है 2 सितंबर का है। बीते कई दिनों से नाथपा डैम क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। मलबा बांध तक पहुंच रहा है। मलबे की वजह से नेशनल हाईवे 5 पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। जिस तरह से मलबा बढ़ रहा है उससे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लैंडस्लाइड के चलते देश के बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन नाथपा झाकड़ी में बिजली उत्पादन में भी मुश्किल हो रही है। यहाँ 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब आपको तस्वीरें शिमला के रामपुर की दिखाते हैं। रामपुर इलाके में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी के पास पहाड़ से अचानक भारी मात्रा में चट्टानें गिरना शुरू हुई। देखते ही देखते पूरे हाईवे पर मलबा फैल गया। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी से 3 किलोमीटर दूर मगलाट के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे 5 पर पिछले कई दिनों से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। कई बार तो जान पर बन आती है। लोग जान पर खेलकर चट्टानों के नीचे से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये शिमला के पास दलाश हाईवे की हैं। कैसे पहाड़ी का ये हिस्सा टूटकर गिर गया। ये तो गनीमत थी कि इस दौरान वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल प्रदेश में इस मानसूनी सीजन बारिश और भूस्खलन का प्रकोप जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए के मुताबिक 20 जून 2025 से अब तक आपदा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 360 हो गई है, जिनमें से 197 लोगों की मौत बारिश से संबंधित घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटना, डूबना, बिजली गिरना और दूसरी मौसम संबंधी दुर्घटनाओं की वजह से हुई है। इसी दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 163 और लोगों की जान गई है। एसडीएमए की रिपोर्ट से पता चलता है कि मानसून से पैदा हुई आपदाओं में 426 लोग घायल हुए हैं और 1440 पशुओं की मौत हुई है, जबकि 47 लोग लापता हैं। एसडीएमए के मुताबिक शुक्रवार शाम तक राज्य में 1087 सड़कें, 2838 बिजली आपूर्ति लाइनें और 509 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हो गई हैं। आर्थिक नुकसान 3979 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें सिरमौर के नोहराधार गांव की हैं, जहां तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुए। जरा देखिए किस रफ्तार से मलबा बहता हुआ आ रहा है। मानसून की मार से हिमाचल बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हिमाचल सरकार पहले ही राज्य में आपदा घोषित कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारी टीम हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों में पहुंच रही है जहां प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ के बेहद खूबसूरत मनाली इलाके में आजकल चारों तरफ तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।
सड़कों पर पानी की बहुत मोटी धार बह रही है। शहर को दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला पुल जो है उसे भारी नुकसान हुआ है। ब्यास नदी के साथ साथ दूसरी नदियों ने यहां पर खासा नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एनडीटीवी की टीम वो तस्वीरें जो तबाही की दास्तान बयां कर रही है। सिर्फ मनाली में ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी सब कुछ बर्बाद हो गया है। कई पुल इस कदर तबाह हो गए हैं कि उनका आधा हिस्सा बह गया है और आधा हिस्सा पानी में डूब गया। आधा आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोल्डर ब्यास नदी बहा के लाई और आधा पुल खत्म हो गया। अब वो आप देखिए, इसी पुल के जरिए वो आगे सारे गांव के लोग, बीआरओ का एक हेड ऑफिस था वहां पर काफ़ी बड़ा, उन सब का संपर्क इस पुल के जरिए होता था। लेकिन ये पुल पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। मनाली की तिब्बतन कॉलोनी में भारी तबाही हुई है। आपदा आए हुए कई दिन बीत गए, लेकिन मलबा अभी तक नहीं निकल पाया। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना कीमती सामान तक छोड़कर उनको भागना पड़ा। अब आइए, अगर ऊपर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये सारा जो रीसेटलमेंट कॉलोनी थी है वो पूरे इस पहाड़ की जद में आ गई। कितना भारी लैंडस्लाइड हुआ है, और ये लैंडस्लाइड 25 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार होता आ रहा है। यानी 25-26 तारीख को तो बहुत इसने नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उखड़ के आ गए और इस पूरी कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी जो है वो घोस्ट टाउन में बदल गई है। कुदरत के कहर में लोगों के सपनों के घर तहस नहस हो गए। जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं, अगर वो घर ही बिखर जाए तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस मकान को बनाने में लगा दी और आज ये पूरा मकान तबाह हो चुका है। ये आपका मकान है? हाँ जी। तो कैसे हुआ ये बताइए, कब ये मलबा गिरा है? ये गिरा था 25 तारीख और 26 तारीख को काफ़ी बारिश लगातार हो रहा था। फिर उस समय मैं तो दिल्ली में थी, मेरे बच्ची थी, तो उसी दिन में हमने फ़ोन करके उनको निकाल ही दिया घर से जब हादसा पहले से एक दिन पहले ही निकाल दिया, किसी घरों के रहने को बोला। फिर 26 तारीख को ऐसा इतना हादसा बुरा हाल हो गया कि हम लोग मेरे बच्ची तो रोक के देख ही नहीं पा रहे यहाँ पे। इतना बड़ा नुकसान है। हाँ जी। ये आपका पुश्तैनी मकान आपने फिर बनवाया होगा इसको? हाँ जी, पहले मकान मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था 1984 से, मतलब इनसे पहले ही बनाया हुआ था। नीचे मकान था तो ऊपर हमने थोड़ा क्योंकि यहाँ धूप का बहुत दिक्कत आती था, फिर हम लोग थोड़ा अपना मेहनत कर के फिर बनाया था। फिर अभी बना के 2 साल ही हुआ। 2 साल ही हुआ? हाँ जी। ब्यास नदी ने जो तांडव मचाया है, अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के मकान, दुकान, सड़कें, पुल सब कुछ नदी में बह गए। ये देखिए, ये ब्यास नदी कितना एक बड़ा ब्लॉक बहा के लेकर आ गई है। अब ये किसी घर का टूटा हुआ हिस्सा है या इस सड़क का ब्लॉक है, ये पता नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी। और उसके आगे एक बुलडोजर है, देखिए उसके आगे एक बुलडोजर बह चुका है, वो देखिए पीला पीला, वो एक बुलडोजर है। और ये पूरा हिस्सा जो है वो ब्यास नदी ने काट दिया है। ऊपर जो है वो रीसेटलमेंट कॉलोनी हुआ करती थी, उसमें भी कई सारे घर डैमेज हो गए हैं। ये मनाली का मशहूर ओलो ग्राउंड है। करोड़ों रुपए के सेब की फसल बर्बाद हो गई। यहाँ पर जोंक और ये सेब का बागान देखिए, सब बर्बाद हो रहा है सेब, क्योंकि रास्ते सब खत्म हो गए हैं। तो अब ये सेब मार्केट तक पहुँचे कैसे? तो ऐसे में लाखों रुपए का जो सेब है वो बर्बाद हो रहा है और बहुत सारे लोगों को अंदर मदद नहीं मिल पा रही है। अब देखिए सब बिखरे हुए हैं सेब,
देखिए अच्छे अच्छे सेब, ये देखिए कितने सेब गिरे हुए हैं। मनाली में कलाद गांव में काफी तबाही मची है। ब्यास नदी ने बहाव बदलकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये पूरी तकरीबन 300-400 मीटर जो सड़क है ये पूरे तरीके से जमींदोज हो चुकी है और इस सड़क के किनारे तमाम सारे जो दुकानें थी, ढाबे थे, होटल थे, वो सारे आप देखिए कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके। कलाद गांव में 5 हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जल के कुंड हुआ करते थे। ये आप देखिए, ये कोई होटल हुआ करता था, गेट इसका केवल बचा रह गया और बाकी आप देखिए कि पूरा जो होटल है वो ब्यास नदी में चला गया। और यहाँ एक गर्म कुंड होता था जो कि पर्यटक यहाँ पर नहाने के लिए आते थे। वो पूरा गर्म कुंड जो है वो पूरा नदी में चला गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के चलते कई लोगों की जान गई है। अगर मंडी जिले की बात करें तो बारिश की वजह से यहाँ 36 लोगों की मौत हुई, कांगड़ा में 31 लोगों की जान चली गई, कुल्लू में 20, चंबा में 21 और शिमला में भी 21 लोग बारिश के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। ब्यास नदी ने लोगों का सब कुछ उजाड़ दिया है। अब बस फिर से शुरुआत करने की उम्मीद बची है। मनाली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आपने अभी देखा यमुना का हिमाचल की खबर और अब आपको दिखाते हैं यमुना का हाल। यमुना के पानी से बढ़ते जो खतरे की बात है उससे लोग परेशान हैं। दिल्ली में यमुना अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है। यमुना का पानी मथुरा और आगरा में भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना घाटों को डुबा चुकी है। उफान पर यमुना। शहर शहर खतरा। यमुना नदी का पानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आगे मथुरा और आगरा में भी परेशानी और डर का सबब बनता जा रहा है। नदी में इतनी तेजी से पानी बढ़ा कि अपने किनारों को तोड़ते हुए शहर के कई हिस्सों में घुस चुका है। दिल्ली के लिए राहत और चिंता दोनों तरह की खबरें हैं। फिलहाल यमुना का लेवल थोड़ा गिरा है, लेकिन यह अभी डेंजर लेवल के ऊपर बना हुआ है। वहीं हथिनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद ये फिर और ऊपर पहुंच सकता है। हमारी मौजूदगी फिलहाल पुराने लोहे वाले पुल के पास ही है और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि अभी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 206.3 मीटर पर आ गया है और बीते 4 सितंबर की बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर 207.45 मीटर पर पहुंच गया था और जिसके बाद लगातार यमुना नदी के जलस्तर में जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। ये दिल्ली की मॉनेस्ट्री मार्केट है। यमुना नदी में आए सैलाब का असर यहाँ खूब दिख रहा है। पानी भरा, फिर गंदगी भर गई। दुकानदारों का कहना है कि पानी भरने से सांप बिच्छू का खतरा बढ़ गया है। दुकानों और सामान को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान तो जो सामान था दुकान में सारा खराब हो गया और पानी भर गया। शटर देखो आप सामने, कीचड़ कितना है, गंदा कितना होता है। जब मैं सुबह काल में आया था तो पानी यहाँ से जा रहा था मेरा, लेकिन यहाँ थोड़ा निशाना कम आता है, लेकिन पानी का बहाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो झील मिल करते रहता है ना। कम से कम एक दुकान में 40 से 45 हज़ार का नुकसान है। दुकान बंद रहा वो अलग चीज़ है, दुकान जो बंद रही वो अलग है। और एक दुकान में 40 से 45 हज़ार का माल जो है वो गीला हो गया, सड़ गया, लोगों को निकालने का टाइम नहीं मिला। सरकार 1 घंटे पहले प्रशासन की तरफ से अलॉटमेंट आया कि पानी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन पानी तो हर साल आता है, उतर जाता है, आता है। इतना पानी नहीं आता। इतना पानी किसी साल आता है, 10 साल 5 साल के अंदर आता है एक बार। इन लोगों में कोई लद्दाख से है, कोई बिहार से। 20-25 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। दुकान चलाते हैं, कोई किचन चलाता है। इनका कहना है कि इन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। सरकार से इन्हें उम्मीदें हैं। दिल्ली से निकलते ही यमुना का पानी यूपी के नोएडा में आता है। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 151 की हैं।
यहाँ कम्बाक्षपुर गांव में यमुना का पानी घुस गया है। घरों में पानी भरने से ग्रामीण परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके घर पानी में डूब गए। लोग जान पर खेल कर आने जाने को मजबूर हैं। दिल्ली से और आगे जब यमुना निकलती है तो मथुरा पहुंचती है। नदी का रौद्र रूप मथुरा वृंदावन के कई इलाकों में दिख रहा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वन विभाग की नावें चल रही हैं। ये ताज नगरी आगरा है। ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच चुका है। आगरा में कई कॉलोनी के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। आगरा में दशहरा घाट, ताजगंज में मौजूद शमशान घाट समेत हाथी घाट में पानी भर चुका है। इससे अंतिम संस्कार तक में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि हालात काफी चिंताजनक हैं। यमुना का जलस्तर तो इस समय कम से कम शायद 40 साल के दौरान पहली बार इतना हुआ है और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। खासकर यहाँ जो अंत्येष्टि होती है उसमें लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से बहुत एहतियात, बहुत सपोर्ट दी जा रही है। ताज नगरी के बाद आपको संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम होता है। बारिश और बाढ़ का असर प्रयागराज में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दोनों ही नदियों के जलस्तर में पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ के गर्भगृह में 5वीं बार मां गंगा ने पहुंचकर हनुमान जी का जलाभिषेक कराया है। ये पहला मौका है जब इस साल 5वीं बार हनुमान जी को जलाभिषेक कराने के लिए मां गंगा उनके पास पहुंची हैं। इस बार महाकुंभ जो है उसमें भी 3 तो अमृत स्नान थे ही, और सब स्नान मिला के 5 स्नान थे। उस दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी का भी ये 5वां स्नान है। तो हम सभी सौभाग्यशाली जो कुंभ की रीत चली अब हनुमान जी महाराज जी, ये हम मानते हैं कि पूर्णतः ये ब्रह्म हो गए कि हनुमान जी महाराज यहाँ के जो कोतवाल है 5 स्नान करके ये कह दिया कि कुंभ जो है भली भांति आपका ऐश्वर्य पूर्वक व्यतीत किया। संगम में गंगा और यमुना नदी के बढ़ते हुए जलस्तर ने यहाँ रहने वाले लोगों की चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन यहाँ के पुरोहितों का कहना है कि रविवार से शुरू हो रहे पितृपक्ष से पहले इसे शुभ संकेत ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। इन सब के बीच प्रशासन अलर्ट पर है। तटवर्ती और निचले इलाकों में रहने वाले लोग भी सतर्क हो गए हैं। कि मैं इस समय मौजूद हूँ संगम के आसपास के इलाके में, और आप देखिए कि तमाम ये जो इलाके हैं ये जलमग्न हो चुके हैं एक बार फिर। इसकी वजह ये है कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और लगातार जो जलस्तर है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 1 मीटर की जो है बढ़ोतरी हुई है। गंगा यमुना नदी में आप देखिए कि जो नाव का संचालन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर थम चुका है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं वो लगातार यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की अगर बात करें कि 5वीं बार जो है बाढ़ का खतरा जो है यहाँ पर प्रयागराज में मंडराने लगा है। संगम के आसपास का ये आप देखिए कि ये इलाका है जो तटवर्ती इलाके हैं और साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं पूरी तरीके से एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं। फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में दोनों नदियां अपनी रफ्तार और तेजी से पकड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए बात करते हैं पंजाब की, जो इन दिनों पिछले 4 दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। बहुत सारे जिलों में तबाही मची हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खतरा सीमा पर आ गया है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पानी भरने की वजह से आतंकवादी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। मिट गई भारत पाक सीमा। बाढ़ ने मिटा दी सरहद की लकीर। आतंकी घुसपैठ का बढ़ा खतरा। तबाही के बीच गांव वाले दे रहे पहरा।
पंजाब में बाढ़ की वजह से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से एक बड़ा खतरा फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर आ गया है। तस्वीरें देखिए। बाढ़ ने कई किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान के बीच की दीवार को मिटा दिया है। लगातार यहाँ पे जो लोग हैं एक टेम्परेरी वॉल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हम देख सकते हैं कि सैंड बैग्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे इसको पानी को रोका जाए, क्योंकि अगर ये पानी यहाँ से आगे जाता है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर और साथ के कई इलाकों को भी प्रभावित करता है। बाढ़ के चलते आराजी एडवांस तटबंध को बड़ा नुकसान पहुंचा। सतलुज और रावी नदियों के उफान से उठ रही लहरों ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे डाली है। लेकिन देशभक्ति की भावना से सराबोर स्थानीय लोगों ने खुद ही सीमा सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। सारे पंजाबी लोग इकट्ठे होके तो इस बांध पे मिट्टी वगैरह गट्टू वगैरह भर के ला रहे हैं और बहुत सहयोग पंजाबी भाइयों का मिल रहा है। कल 200-250 ट्राली आ गई थी तो आज फिर 300-400 आ गई है। बहुत ये समाज सेवी संस्थाएं जो हमारी सेवा कर रहे हैं। प्रशासन से रात बात हुई थी, वो बोलते हैं अगर ऐसे इसी लेवल पे पानी 5-6 रोज चलता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो पानी का लेवल कम हुआ है क्योंकि 10 फुट के करीब पानी है। पूरी हम देख रहे हैं कि जो खेती थी वो तो खत्म होगी बिल्कुल। लेवल एक जगह चल रहा है। की नजर जा रही है सब पाकिस्तान है। उसके बाद पाकिस्तान के बाद फिर से हमारा पंजाब शुरू हो जाता है। खेमकर एरिया हमारे यहाँ पे जितनी आपकी नजर जा रही है वहाँ सब पानी ही पानी है। और जेद आप देख सकते पानी सतलुज और ब्यास का इकट्ठा होके गया। हाँ, हरीके डैम से पहले पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर सीधा इधर ही आता है। इधर से सीधा जाता है हुसैनी वाला से आगे फाजिलका से फिर से पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। खतरा सिर्फ फिरोजपुर सीमा पर नहीं बल्कि गुरदासपुर सीमा पर भी है। बीएसएफ के मुताबिक करीब 30 से 40 बॉर्डर आउटपोस्ट डूब गए हैं। हालांकि जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और सीमाओं की निगरानी भी की जा रही है। रावी नदी जीरो लाइन के दोनों तरफ ही रौद्र रूप में है। पाकिस्तान के रेंजर्स को भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी है। पंजाब में बाढ़ महाविनाश का कारण बन रही है। बाढ़ से राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 जिलों के करीब 2000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो मोटो। मोटो G96 5G, ऑल आइज ऑन यू। और देखिए अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। हेलो मोटो। मोटो G96 5G, ऑल आइज ऑन यू। और आगे देखिए बाढ़ बारिश से मैदान से पहाड़ तक तबाही। तो एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं इन खबरों के साथ। और इस बीच खबर आ रही है कि लगातार आपदा प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है एयरफोर्स। इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एयरफोर्स मदद के लिए वहां पे पहुंच चुकी है। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है एयरफोर्स के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स का राहत अभियान इन इलाकों में जारी है। भरमौर और चंबा से 541 लोगों को निकाला गया है, सुरक्षित निकाला गया है इन इलाकों से 541 लोगों को। किश्तवाड़ में जवानों ने 10,000 किलोग्राम राहत सामग्री पहुंचाई है। तो बाढ़ पीड़ितों की मदद में एयरफोर्स जुटी हुई है। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स का राहत अभियान जारी है।
4 राज्यों में आई बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि इन राज्यों के हालात मेरी जिंदगी के दुखद पल हैं। पेड़ों के काटने पर भी उन्होंने कहा कि इतनी लकड़ियां पाई हैं तो जाहिर है कि अवैध कटाई हो रही है। कौन काट रहा है, किसके साथ काट रहा है, ये जांच होनी चाहिए। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत आशीष भार्गव के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है सर, इतनी ज़्यादा हमने देखी लैंडस्लाइड, खासतौर पर हिमाचल में भी, और बाढ़, लोग पीड़ित हैं। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी मीडिया के जरिए। मन में क्या चलता है, क्योंकि आप हिमाचल से बिलोंग भी करते हैं? मुझे इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अपनी लाइफ में नहीं लगा। 1986 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज तक मैं कभी मीडिया में नहीं आया, लेकिन मैं इतना पेन और एंग्विश हूँ और लोगों के मेरे पास इतने मैसेजेस और फ़ोन आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में। इसीलिए मैं इस माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो त्रासदी हुई है हिमाचल के, उत्तराखंड के और जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में, वो सब के सब लोग वहाँ बहुत परेशान हैं और वो सब चाहते हैं इस समय कि कोई उनकी मदद करे। कौन मदद करेगा ये उनको अभी तक पता नहीं लग रहा है। सर, जस्टिस गवई ने भी कहा कि पेड़ जो लकड़ियां कट के आ रही थी, बह रही हैं, तस्वीरें वो साफ बताती हैं कि इलीगल फेलिंग हो रही है। आपको क्या लगता है सर, आप तो वहाँ के रहने वाले भी हैं? देखिए ये इतनी लकड़ियाँ इतनी तादाद में पाई गई हैं तो ऑब्वियसली फेलिंग तो हुई है, और किसने की है, किसके सानिध्य में की है, किसके कहने पे की है, इसकी इमीडिएट इंक्वायरी होनी चाहिए। लकड़ियाँ तो कटी हैं। मेरे हिसाब से जब कोई एक पेड़ कटता है तो वो पेड़ नहीं कटता है, वो पेड़ हिमाचल में कटता है या उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन उसका असर प्लेन्स में होता है जो लोगों के घर डूब जाते हैं। तो जैसे जिस हिसाब से चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में शुरू हुआ था, हिमाचल में भी और जम्मू कश्मीर में भी और उत्तराखंड में दोबारा से ये मेरे हिसाब से शुरू होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट और एस्पेक्ट और ये है, देखिए सड़कों के निर्माण को लेके चाहे कोई भी उसके कारण हो, हम साइंटिफिकली उसको कौन मॉनिटर कर रहा है कंस्ट्रक्शन को, ये कोई भी एजेंसी नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ना तो कोई इन हाउस मैकेनिज्म है, ना ही वो उसको रेगुलेट कर रही है। मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़रूरी ये है कि कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उसकी एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे सही हो रही है, नहीं हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। हम डेवलपमेंट के नाम पे जितना हम इंटरफेयर कर रहे हैं नेचर के साथ, उसको वो अब हमारे को बैठ के एक कलेक्टिव मोड से सोचना पड़ेगा कि ये क्या डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइवर्सिटी तो नहीं है। हम जब बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वैष्णो देवी में लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, वो है लॉस ऑफ इंटायर इकोसिस्टम। इको चेन ख़त्म हो गई है, तो उसके बारे में हमारे को बैठ के सोचना पड़ेगा, एक यूनिफाइड अप्रोच लेनी पड़ेगी। हिमालयस के साथ कितना इंटरफेयर करना है, कितना नहीं करना है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर एक जंग दहशत सिर चढ़कर बोल रही है। महिलाओं को डर सता रहा है। मेरठ के तेराला इलाके में एक न्यूड गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। इस गैंग के निशाने पर महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि सुनसान इलाके में दिखाई देने वाली महिलाओं को ये गैंग निशाना बनाने की फिराक में रहता है। कई महिलाओं को खेत में खींचने की कोशिश भी की गई है। पुलिस का अमला इस गैंग के लोगों की तलाश कर रहा है। गांव में फैला न्यूड गैंग का आतंक। न्यूड गैंग के निशाने पर महिलाएं। तो युवा भाई हाँ, कहीं कोई डोंडीदारी को ना पकड़ ले। पश्चिमी यूपी में मेरठ का भराला गांव इन दिनों खौफ के साए में है। वजह है रहस्यमयी न्यूड गैंग। बताया जा रहा है कि इसके सदस्य पूरी तरह निर्वस्त्र होकर खेतों के सुनसान रास्तों पर घूमते हैं और इनके निशाने पर होती हैं महिलाएं और लड़कियां। सुनसान इलाके में दिखने वाली महिलाओं को ये गैंग निशाना बनाने की फिराक में रहता है। कई महिलाओं को खेत में खींचने का प्रयास भी किया गया, लेकिन महिलाओं की हिम्मत और सूझबूझ से वो इस गैंग का शिकार होने से बच गए। इस गैंग ने भराला गांव समेत दौराला के आसपास के इलाके में दहशत फैला दी है। हालात ये हैं कि लाठी डंडों से लैस होकर पूरा गांव पहरेदार बन चुका है। गांव वाले उन लोगों की तलाश कर रहे हैं
जो इस तरह के अपराध में शामिल हैं। पुलिस ड्रोन से इलाके की तस्वीरें ले रही है। खेतों और जंगलों में भी तलाशी हो रही है। जिस महिला पर इस गैंग ने हमला किया वो अपनी आपबीती बताती है। उसका कहना है कि किसी तरह बच पाई, डर के मारे फिलहाल काम भी छोड़ दिया है। अब तक ऐसी 4 घटनाओं की बात है। बताया जा रहा है कि कुछ और महिलाओं पर भी हमला हुआ, लेकिन डर के मारे शिकायत दर्ज नहीं कराई। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। अभी कोई संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन तलाश जारी है। भराला गांव में घटना होने के बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी। 5 दिन से पुलिस भराला और इकलौता गांव में तैनात है। ड्रोन उड़ाकर तलाश की जा रही है। 4 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। गांव और रास्तों पर 9 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सादे कपड़ों में एलआईयू के जवान भी इलाके में टोह ले रहे हैं। गन्ने के खेतों में घुसकर झाड़ियों के बीच तलाशी ली जा रही है। पुलिस कदकाठी के हिसाब से स्केच तैयार करवा रही है। एहतियात कर तौर पर हमने वहां पर सीओ एलआईयू के नेतृत्व में 5 सादे वस्त्रों में महिला व पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात की हैं, जो निरंतर उस एरिया का निगरानी कर रही हैं और साथ ही में गांव वालों से बात कर ऐसे घटना या संदिग्ध व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। इस बीच इस गैंग और वारदात को लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ और एंगल पर जांच हो रही है। पहला, स्कूल विवाद का शक, किसी छात्र या शिक्षक से हुए विवाद को लेकर बच्चों या युवाओं की हरकत। पंचायती चुनाव का एंगल भी देखा जा रहा है। चुनावी माहौल में गांव में दहशत फैलाकर राजनीतिक फायदा उठाना, ये भी इसका कारण हो सकता है। वजह जो भी हो, न्यूड गैंग का खौफ गांव में फैला हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि जो भी इसके पीछे है वो जल्दी ही गिरफ्तार हो और लोग चैन की सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस गैंग का आतंक कब खत्म होगा और लोग कब लेंगे चैन की सांस, खास करके महिलाएं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं हम।